नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 55 करने वाले हैं, 55 करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है और अपने जो टारगेट है 100 वीडियो में हम 2000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, वहां तक पहुंच रही है। हम आपसे एक और बात बोलना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने शुरुआत से वीडियो से बोला था, आप नोट्स बनाते चलो। नोट्स कैसे बनाना है, मैंने क्वेश्चन बोला, आप क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर वन लाइनर में लिखो, उसका आंसर लिखो। फिर उससे रिलेटेड अगर जो मैं कोई अलग फैक्ट एक्स्ट्रा बताता हूँ, जो भी चीज़ें बताता हूँ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको कुछ इस प्रकार करके आप लिख लिया करो। ठीक है, बहुत अच्छा नोट्स, बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। और आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेते हो, लेकिन एग्जाम से आपका एक दिन पहले 2 दिन पहले आपका ये नोट्स काम आएगा। आराम से आप 3-4 घंटे में पूरे 2000 क्वेश्चन का रिवीजन उस नोट्स से कर लोगे। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आगे, उसके लिए भी टेंशन मत लेना। संडे वाला वीडियो इस संडे नहीं मिला, नेक्स्ट संडे जरूर मिलेगा। आपको बने रहना हमारे साथ, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर कनेक्ट होकर डायरेक्ट मैसेज करके एग्जाम गुरु सुधीर 1 ये आपको सर्च कर लेना इंस्टा पे। टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके। साथ में हमारी वेबसाइट है जिस पर आप बहुत सारे फ्री पीडीएफ और आपके पेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए वीडियो देखिए, अच्छे से याद करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई एक ही है? कि इकाई और यूनिट एक ही होता है। यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं, इकाई हिंदी में बोलते हैं। किसकी यूनिट एक ही है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो कार्य होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। वहीं पे बात करें न्यूटन मीटर या जूल भी होता है, ठीक है, जूल भी लिखते हो, जूल भी लिखते हो। वहीं पे बात करें अगर जो हम बल आघूर्ण का, ठीक है, बल आघूर्ण का, तो इसका भी मात्रक आपका क्या होता है? इसका भी मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, कार्य और बलागुण का मात्रक एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, कार्य का एक और मात्रक जूल होता है, और बलागुण का भी मात्रक आपको याद रखना है न्यूटन मीटर। ठीक है, याद हो गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? कल एक क्वेश्चन आया था, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता पूछे तो तीव्रता के लिए मैंने क्या बताया था, याद है आपको? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ये मैंने आपको बताया था, ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे उच्चता पूछा है, तो उच्चता किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका। तो ध्वनि की क्या पूछा है? उच्चता। तो उच्चता की बात करें, ध्वनि की उच्चता किस पर? ये तीव्रता आवृत्ति पर और उच्चता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्यान रखना, उच्चता जो होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। क्या होगा? जब आयाम अधिक होगा, आयाम की अधिकता से ध्वनि तरंग को ऊर्जा प्रदान करती है। आयाम की अधिकता ध्वनि तरंग को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता अधिक हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। दोनों ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम यह कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता? यानी कि कह सकते हैं कोई आपका 50 मतलब कम ताप का कोई पिंड है, ठीक है, उससे, या फिर बैटरी मान लो 20% चार्ज है, कोई 50% चार्ज है, आपको 20 से 50% तक पहुंचाना है, तो नहीं हो सकती जब तक बीच में कोई मीडियम ना हो। तो ये ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है? ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की या ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है। तो क्या कहता है? ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है, किसी भी ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ नहीं किया जा सकता जब तक बीच में किसी मीडियम का प्रयोग, किसी माध्यम का प्रयोग ना किया जाए। आप रेफ्रिजरेटर में एग्जाम्पल देख लो, जो ऊष्मा होती है वो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि
क्या होता है, ठीक है, ये जो हवाई होती है वो ठंडी होके ऊपर जाती है और ऊपर गर्म होती है तो गर्म को ठंडा कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर की प्रणाली होती है और इसमें क्या होता है, प्रशीतन लगा होता है, ठीक है, जो ठंडा करती है। और प्रशीतन के लिए कौन सा गैस प्रयोग की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पूर्ण दोलन काल के दौरान, क्या है, एक पूर्ण दोलन काल के दौरान सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है। अब आपको पता लोलक ये है, लोलक मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, एक पूर्ण दोलन कब होगा, जब यहाँ से आया यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, एक दोलन पूर्ण हो गया। अब इसके द्वारा कार्य क्या किया गया, अब यहाँ से शुरू किया और यहीं आके रुक गया तो क्या कार्य हुआ, शून्य हुआ। थोड़ा सा समझे, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, याद करने वाला क्वेश्चन नहीं, समझने वाला क्वेश्चन है। आप समझे, दिमाग से आपने आंसर दिया कि क्या कार्य हुआ, शून्य हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है। तापगतिकी नहीं समझ में आया, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी या फिर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, जिससे ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है। ताप बजट की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कल मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा कि पृथ्वी पर गर्मियों के दिनों की संख्या बढ़ रही है, ठंडियों के दिनों की संख्या कम हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे हमारे समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है, कई ढेर सारे द्वीप ऐसे पहले मौजूद थे जो आज डूब चुके हैं। ये रीजन क्या है, हम जो पोल्यूशन करते हैं, हम जो ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, ये रीजन है। तो यहाँ पे ताप बजट कब होगा, ताप बराबर कब होगा, जब आगत विकिरण यानी कि जो सूर्य से, कह सकते हो सूर्य से इनकमिंग जो ऊष्मा आती है, जो इनकमिंग ऊष्मा आती है वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाए और जो आउटगोइंग हम ऊष्मा करते हैं वो पृथ्वी से पलायन कर जाए। और इस प्रकार अगर जो संतुलन बना है तो क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ताप बजट उसी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ताप बजट नहीं होगा तो ये होगा, कभी एकदम ठंडी पड़ेगी, कभी एकदम गर्मी पड़ेगी, यानी कि संतुलन नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसी को हम ताप बजट कहते हैं या फिर उष्मीय बजट कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर जो ताप नहीं देता कभी कभी उष्मीय बजट भी दे देता है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का टायर अचानक फटना क्या दर्शाता है। ध्यान रखना, ये रुद्धोष्म प्रक्रम दर्शाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम दर्शाता है साइकिल के टायर का अचानक फटना, ठीक। और रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होता है, न तो सिस्टम में ऊष्मा प्रवेश करती है, ना ही सिस्टम से बाहर आती है। ध्यान रखना, रुद्धोष्म प्रक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइकिल का टायर का अचानक फटना क्या दर्शाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं, समान आयाम होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, क्या, कार्य आपका दिया है, हाँ कार्य दिया है। और किसका कार्य की बात करें, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य, यहाँ पे देख लीजिए, कार्य के विमीय सूत्र क्या होता है। पहली बात, कार्य का मात्रक आपको मैंने बताया न्यूटन मीटर, और विमा सूत्र आपका ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर के हिसाब से अगर जो विमा निकालोगे तो ml t पे पावर ml स्क्वायर t पे पावर -2, ये विमा हो जाएगा किसका, कार्य का, ml स्क्वायर t पे -2। और वहीं पे ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा, क्या बात हो रही है, ऊर्जा, ठीक है। तो इसका भी मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है और विमा भी आपका यही होगा, ml स्क्वायर t पे -2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कार्य और ऊर्जा दोनों को जो मात्रक है विमा है वो समान है। विमा से विमा या फिर आपका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया, दोनों में से दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या फिर दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का 100% आना है। विमा भी आपको तैयार करना, विमा रटिएगा नहीं, विमा निकालते कैसे हैं इसका तरीका थोड़ा सा सीखिएगा। आप कहिएगा तो मैं पता एक वीडियो में करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है।
तो बर्नौली का समीकरण की बात करें, बहते हुए द्रव में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है या माना जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहते हुए द्रव में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा का समीकरण काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है, सॉरी, दोगुना कर दिया जाए, जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाए, इसको मत लगाओ आप, ठीक है। तो क्या दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी दोगुना हो जाता है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, संवेग। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान, ऐसा आपको लेना जिसमें वेग आए, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब संवेग के फॉर्मूला से देखें, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, अगर जो इसमें आप वेग को दोगुना करते हैं, वेग को दोगुना करते हैं तो आपका संवेग क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कैसे, मान लो आपका संवेग 2 है, द्रव्यमान मान लो 2 है, 1 है, ठीक है, द्रव्यमान 1 मान लो और आपका वेग आप 1 मान लो, ठीक है, 1 × 1, ये 2 1 हो रहा है, और इसको अगर जो आप दोगुना करते हैं तो ये भी आपकी दोगुना के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा क्या, संवेग। वेग दोगुना करोगे तो किसी बॉडी का, तो संवेग ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सरल आवर्ती गति का उदाहरण है। सरल आवर्ती गति इस प्रकार से, घड़ी का पेंडुलम जो गति करता है, सरल आवर्ती गति का उदाहरण है, ठीक। तो इसमें क्या अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी ऐसे घूमती है, अब ये सरल आवर्त गति थोड़ी कर रही है, गलत हो जाएगा। फर्श पर गेंद का उछाल, ये भी गलत हो जाएगा। छत के पंखे की गति सरल आवर्त गति नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरल दोलन गति। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है। ऑप्शन पढ़ो तो इसमें दिख जाएगा। अंग्रेजी भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, अंग्रेजी के वर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन को हिंदी में बोलते हैं संवहन, ठीक है। 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन, विकर्ण विधि। तो ये संवहन यानी कि कन्वेंशन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट बात करें, पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको बताना है, पानी का क्वथनांक। देखो यहाँ पे बात करें, जल के क्वथनांक बिंदु का मतलब क्या होता है, वह ताप जिस पर जल का वाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए। ध्यान रखना, जो पानी का क्वथनांक होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है वायुमंडलीय दाब पर। किस पर, वायुमंडलीय दाब पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चले, ऊर्जा सूर्य से, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मतलब ये अब क्वथनांक कोई मतलब नहीं है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी को किस प्रक्रिया के द्वारा यात्रा करती है, मैंने बताया ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, एक तो होता है चालन, एक तो होता है संवहन, एक तो होता है विकर्ण। और जो सूर्य से पृथ्वी की ओर जो ऊर्जा यात्रा करती है, वो सूर्य की ऊर्जा यात्रा करती है, वो विकर्ण के माध्यम से करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विकर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखना, विकर्ण के माध्यम से, विकर्ण की प्रक्रिया द्वारा ये यात्रा करती है, ठीक है। और विकर्ण की बात करें, इसको आंखों से हम, ह्यूमन जो बीइंग होता है वो आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 14 का सी हो जाएगा। बात करें 15, 0 के किसके बराबर होता है, 0 केल्विन किसके बराबर होता है। अब 0 केल्विन की बात करें, ध्यान रखना 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, या फिर आपको दे दे -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसी के बराबर होता है, वैसे यही आंसर होगा। लेकिन मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है परम शून्य ताप। क्या होता है, परम शून्य ताप, ठीक है, या फिर कह सकते हो न्यूनतम संभव ताप। समझना, न्यूनतम संभव ताप मतलब इससे नीचे कोई भी ताप संभव नहीं है, ठीक है, जिस पर सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा मात्रा जो होती है वो संभवतः न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। तो केल्विन में 0 डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस में -273.15 -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये होती है न्यूनतम ताप या परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव ताप। आपसे पूछे डायरेक्ट लगाना, तो 0 डिग्री केल्विन ये किसके बराबर होगी, इसी के बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत, ठीक है। आगे चलें,
अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, परम शून्य ताप वह स्थिति होती है जिस पर, ध्यान रखना, परम शून्य ताप वह संभावित ताप जिस पर जहां उससे अधिक कोई भी वस्तु ठंडी नहीं हो सकती, उससे अधिक कोई भी वस्तु ठंडी नहीं हो सकती और पदार्थ में उष्णीय ऊर्जा नहीं होती। तो वही हम परम शून्य ताप कहते हैं, जो केल्विन पैमाने पे 0 डिग्री केल्विन होता है और सेल्सियस पैमाने पे -273 डिग्री -273 ये दे देता है डायरेक्ट आपसे, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप। तो वह स्थिति होती है जिस पर गैसों की आणविक गति घटने लगती है। तो ध्यान रखना, गैसों की आणविक गति घटने लगती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यदि सरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे सेल्सियस में बदलना, ये तो आता रहता क्वेश्चन। अब ये दिया है तापमान आपका फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको सेल्सियस में बताना है। C/5 बराबर F-32/9 फॉर्मूला होता है। अब C/5 यहाँ का जो त्यों रख दो, अब F के जगह पे आप 32 F रखोगे तो 32 - 32/9, 32 - 32 यानी कि ये हो जाएगा आपका 0/9, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि 9C बराबर 0 और यहाँ से 0 यानी कि C = 0, सेल्सियस पैमाने पे 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, यदि सरल पदार्थ का कोई भी पदार्थ का तापमान फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पे उसका कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आप याद निकाल सकते हो, सेल्सियस पैमाने पे कोई ताप दे दे, फ़ारेनहाइट पे निकालना, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ठीक है, या -32/9 ध्यान रखना, लिख लो। आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा ये बताना है। पर्वतीय क्षेत्रों पे जल का क्वथनांक क्या होगा, तो ध्यान रखना, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। ऑप्शन नंबर बी, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, तो गतिज ऊर्जा का इक्वेशन तो पता होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो डिपेंड किस पे करेगी, मास और यहाँ पे हो गया और वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मास और ये आपका वेलोसिटी यानी कि वेग हो गया। ठीक है, वेग, ये वेग हो गया और आपका यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, या भार हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो फिजिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, समझ के करोगे तो सब कुछ आएगा, सब कुछ सीख जाओगे। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन के दौरान कौन सी संभारित ऊष्मा ऊर्जा, देखो किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, किस रूप में संग्रहित होगी, गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगी। तो दोस्तों आशा है आपको ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आज कराए समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एक भी वीडियो इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैं भी करा रहा हूँ, जिससे आपका एक भी प्रश्न NTPC या ग्रुप डी में छूटने न पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF जिन लोगों ने नहीं लिया करंट अफेयर साइंस स्ट्रेटेजी का, जाके ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।